हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो भी बताना, ख़राब लगी हो तो भी बताना, सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अपनी वीडियो को इम्प्रूव करूँ और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँ। मैंने जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसका ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है पेरोल के बारे में। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पेरोल का पूरा वॉक थ्रू समझाया था कि जब कोई एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उसके केस में क्या पूरा वॉक थ्रू हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाके देखो ताकि आपको अपॉइंटी के केस में सारा कुछ पता चले। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपॉइंटमेंट के केस में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी कि हमने अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर तो चेक कर लिया था कि ठीक है, हम एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट हो एम्प्लॉय जब नया कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें एक और भी तो चीज़ चेक करनी रह गई थी कि जो सैलरी उसके सीटीसी में मेंशन है, हमने चेक कर लिया कि उसकी प्रोफाइल पे भी वही है। लेकिन अब देखेंगे कि जो उसको फर्स्ट सैलरी पे हुई है क्या एक्चुअल में उसके सीटीसी से मैच खाती है या नहीं खाती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर ले लेंगे क्लाइंट से कि भाई बताओ जो इस एम्प्लॉय की ये वाली सैलरी है उसको यही सैलरी पे हुई है या नहीं हुई है। तो ये चीज़ वहाँ पे रह गई थी। अब आज जो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम समझेंगे रिज़ाइनी के बारे में कि जैसे अपॉइंटी का इतना बड़ा प्रोसेस होता है तो रेजिग्नेशन के केस में क्या होता होगा। कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर होता होगा ना। अब अगर हम अपने आप से ही सोचें तो सबसे पहले एक बात तो क्या होता होगा। कोई एम्प्लॉई है, वो सबसे पहले रिज़ाइन करता होगा तो रिज़ाइन करने से के लिए वो क्या करता होगा, कोई मेल डालता होगा, है ना। या तो अगर एचआर का कोई पोर्टल है तो वो एचआर के पोर्टल पर डालता होगा रिक्वेस्ट कि मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, उसका ये सो एंड सो रीज़न है। या और फिर उसमें वो ये भी मेंशन करता होगा कि व्हाट इज़ द लास्ट डे, मतलब लास्ट वर्किंग डे उसका कौन सा होगा। ठीक है। तो फिर हम इसमें अगर हम चेक करेंगे तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम रेजिग्नेशन लेटर चेक करेंगे कि भाई जो हमने सैंपल सिलेक्ट करे हैं क्या इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन डाला गया था, चाहे उसने मेल के थ्रू डाला या उसने सिस्टम पे अपलोड करा, जो भी है हम उसे रेजिग्नेशन लेटर लेंगे क्लाइंट से। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि भाई अब क्लाइंट को पता चल गया कि ये वाला जो एम्प्लॉय है वो रिज़ाइन करने वाला है। तो वो जब उसका रेजिग्नेशन का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टाइम पीरियड, तो वो क्या करेगा, उसका एफ बनाएगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो आप क्या करोगे, क्लाइंट से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लोगे कि देखोगे ना कि उसको क्या क्या चीज़ें पे हुई है, उसका फाइनली सेटलमेंट हो चुका है या नहीं। और जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, जो भी बेसिकली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्या हो सकता है, एक तरीके की पे स्लिप ही हो सकती है जो उसको मिलती होगी। तो आप ये भी चेक करोगे ना कि भाई जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के अंदर अमाउंट आ रहा है क्या एक्चुअल में बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी वही अमाउंट डेबिट हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। तो हमारे को ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, जिससे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है हो सकता है वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के थ्रू इन्वॉल्व हुआ हो। तो हम जिस जिस डिपार्टमेंट में उसका रोल था हम उस डिपार्टमेंट से उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगेंगे कि भाई किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका कुछ ड्यू अमाउंट था या कोई एसेट थी जो उसने नहीं दी। तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमारे को लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय से रिलेटेड क्लाइंट को बोलेंगे कि हमें इसका सभी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट दो कि इसका कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। और हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, सपोज़ एक क्लाइंट का को नोटिस पीरियड सर्व करना था, बट क्लाइंट नोटिस पीरियड सर्व नहीं, सॉरी, एक एम्प्लॉय को नोटिस पीरियड सर्व करना था और वो एम्प्लॉय नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता है। तो हम देखेंगे ना कि भाई अगर इसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा तो जो अमाउंट है नोटिस पे रिकवरी होनी चाहिए ना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से, तो वो चीज़ भी हम वेरीफाई करेंगे कि जो नोटिस पे है उसकी रिकवरी भी करी गई है या नहीं करी। और देखो आप खुद सोचो, अगर सपोज़ मैं किसी कंपनी में हूँ और मैं रेजिग्नेशन डालूँगी तो वो सबसे पहले क्या करेंगे मेरी जो कमिंग सैलरी होगी वही होल्ड भी कर सकते हैं कि भाई मेरे जो भी ड्यूज़ हैं वो मेरी सैलरी में से तो डिडक्ट करेंगे, उनके बाद तो मैं उनको मिलूँगी नहीं। तो
हो सकता है ना आप उनसे पूछो कि भाई आप क्या करते हो, मतलब जब कोई पूछो क्लाइंट से कि भाई जब कोई एम्प्लॉय रेजिग्नेशन डालता है तो आप उसकी सैलरी वगैरह का कैसे करते हो, आप कुछ होल्ड करते हो, क्या करते हो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हाँ भाई हम उसके 1 महीने की सैलरी होल्ड कर लेते हैं, तो जब FNF उसका होगा तो हम तभी उसको सारी पेमेंट एक साथ देंगे। तो आप बोलो अच्छा अगर आप होल्ड पे करते हो तो आप कुछ उसका प्रूफ दो ना कि येस आपने उसकी सैलरी होल्ड पे करी हुई है, तो आप वो चीज़ भी वहाँ से ले सकते हो। और आप उसके केस में और क्या कर सकते हो। और एक बात ये बताओ कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो पोर्टल पर गया होगा, मतलब एम्प्लॉय पोर्टल पे जो उसकी प्रोफाइल होगी, पहले वो क्या था, एक्टिव एम्प्लॉय था, अब वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट से उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट मांग सकते हो कि भाई ये जो एम्प्लॉय चला गया, अब आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट दो कि हाँ भाई एक्चुअल में ये एम्प्लॉय इनएक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें मैं आपको जब रेजिग्नेशन लेटर वाली बात हुई थी कि हम एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन लेटर चेक करते हैं, तो एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि अगर आज मैं रेजिग्नेशन डाल दूँगी तो मैं बाहर हो जाऊँगी। भाई मेरा जो रेजिग्नेशन है, मेरा कोई भी जो सीनियर होगा या जिसके डिपार्टमेंट के अंदर मैं होंगी, वो अप्रूव भी तो करना चाहिए ना मेरे रेजिग्नेशन को। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और मांगे कि जो एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन डाला था, क्या उसका रेजिग्नेशन अप्रूव हुआ है, मतलब यार देखो कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ना। तो हम प्रोसेस से रिलेटेड ही मांगे कि भाई उसका रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव हुआ है तो भाई वो भी हमारे को सपोर्टिंग वगैरह दे दो। और आई थिंक यही यही सब चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और आप मांग सकते हो कि जैसे जनरली हम अपॉइंट होते हैं तो क्या होता है, कंपनीज हमें लैपटॉप देती है या और भी अदर चीज़ें वगैरह देती देती होंगी यूज़ करने के लिए। तो क्या जितनी भी एसेट हमने कंपनी से ली हुई थी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एनीथिंग, तो क्या आपने वो कंपनी को रिटर्न कर दी है या नहीं। तो आप वो सब चीज़ें भी एक बार इंश्योर करोगे कि जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, IT से रिलेटेड जो भी एसेट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के पास थी, उसके लिए भी आप डॉक्यूमेंट मांगोगे कि भाई हाँ वो कंपनी को सरेंडर कर दी गई है या नहीं कर दी गई। दूसरा एक और चीज़ आप FNF के अंदर चेक करोगे कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसका एडवांस चल रहा था, उसका कुछ लोन चल रहा था, तो वो सब चीज़ें भी रिकवर हो जानी चाहिए उसके FNF के अंदर। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस होता है रेजिग्नेशन के केस में, जो मुझे समझ में आता है। आप लोगों को कोई एडिशनल पॉइंट बताना चाहो तो मुझे भी बताना, ताकि मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। ठीक, और इसके अलावा अब हम एक चीज़ और चेक कर एक चीज़ और की तरफ जाते हैं, वो होता है एम्प्लॉय एडवांस। पहले तो आप ये सोचो, एम्प्लॉय का एडवांस किस टाइप का हो सकता है। इफ़ आई एम अ एम्प्लॉय तो मैं सैलरी के अगेंस्ट एडवांस ले सकती हूँ। सपोज़ मेरा कोई अप्रेज़ल होने वाला है जो मुझे पता चल गया, मैं अपने अप्रेज़ल के अगेंस्ट एडवांस ले सकती हूँ, या मैं कंपनी से लोन ले सकती हूँ, ठीक है। या फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, सपोज़ कंपनी के पास कोई मेरा रिटेंशन बोनस है, तो मैं वो रिटेंशन बोनस के अगेंस्ट एडवांस ले सकती हूँ। तो अगर हम एडवांस चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता होगा, भाई अगर मुझे एडवांस चाहिए तो मैं पहले अपने किसी सीनियर को मेल डालती होंगी ना कि प्लीज़ ये अर्जेंसी है, मुझे इस अर्जेंसी के लिए इतने अमाउंट का एडवांस चाहिए, ये आप मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लेना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने मेल डाली और आपके मेल डालते आपको एडवांस मिल जाएगा। आपका जो सीनियर है वो सबसे पहले क्या करेगा, आपके एडवांस को अप्रूव करेगा। और तो वो आपको मेल करेगा कि हाँ वेदर ही अप्रूव्ड और नॉट। और अप्रूव के अंदर भी वो अमाउंट मेंशन करेगा कि भाई ज़रूरी थोड़ी है, सपोज अगर आपने 2 लाख का एडवांस मान लिया, तो कंपनी की भी तो पॉलिसी होती होगी ना कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को कितना एडवांस दिया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लाइंट से ना एडवांस के रिगार्डिंग पॉलिसी भी मांग सकते हो कि भाई हमें पॉलिसी दो, आप कितना एडवांस दे सकते हो। और तो अब हम वहाँ पे थे कि हम उस सीनियर का अप्रूवल चेक करेंगे कि भाई एम्प्लॉय ने एडवांस मांगने के लिए मेल करी सीनियर को, और उसके सीनियर ने एडवांस को अप्रूव करा या नहीं करा। और अगर अप्रूव करा तो उसने कितना एडवांस अप्रूव करा। जितना एडवांस अप्रूव करा वो क्लाइंट की जो एडवांस की पॉलिसी है उससे मैच होता है या नहीं हो सकता। अब सीनियर ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि भाई ठीक है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इतना एडवांस आप डिसबर्स कर दो। अब यहाँ पे आप क्या चीज़ चेक कर सकते हो कि सपोज़ एक एम्प्लॉय है, उसको
4 लाख का एडवांस सैंक्शन हुआ है, तो भाई आप ये भी तो चेक करोगे ना कि एक्चुअल में इतना एडवांस डिसबर्स हुआ है नहीं। उसके लिए आप क्या चेक कर सकते हो? अकाउंटिंग वाउचर चेक कर सकते हो। तो आप फाइनेंस बोलो कि भाई क्लाइंट से कि भाई आप मुझे अकाउंटिंग वाउचर दो कि आपने एक्चुअल में इतना ही एडवांस दिया है या नहीं। और वो एडवांस उस अमाउंट को और कहाँ से वेरीफाई कर सकते हो? उस एडवांस को आप बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ भाई, जितना एडवांस था अकाउंटिंग वाउचर में भी इतना है और बैंक से इतना अमाउंट ही डेबिट हुआ है। अब ये तो हो गई एडवांस देने के बाद। अब उस एम्प्लॉय ने ये भी तो बताया हुआ होगा ना कि भाई ये वाला जो मेरा एडवांस है, आप मेरी इतनी इस महीने की सैलरी में से इतना इतना पोर्शन डिडक्ट कर लेना। तो भाई आप ये भी देखो कि जितना डिडक्शन बोली हुई थी, जिस मंथ में बोली हुई थी, क्या वो डिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए फिर हम क्या चेक कर सकते हैं? हम एक तो अकाउंटिंग वाउचर लेंगे जिसमें डिडक्शन हो रही होगी, और हम बैंक स्टेटमेंट के अंदर वेरीफाई करेंगे कि क्या भाई जितनी डिडक्शन बोली हुई थी, जिस मंथ में बोली हुई थी, उतनी डिडक्शन करी गई है या नहीं उसकी सैलरी से। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे, और हम उसकी पे स्लिप लेंगे। क्योंकि एक बात बताओ, जो सैलरी स्लिप होती है, सैलरी स्लिप के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि इस एम्प्लॉय में कितना आपने डिडक्शन करा, तो वहाँ ज़रूर मेंशन होगा कि भाई इसका लोन की रिकवरी हुई है, एडवांस की रिकवरी हुई है, जो भी है, कोई भी अमाउंट है वो रिकवर हुआ है। इसके इसके अलावा अगर सपोज़ कोई एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है, तो लोन के केस में ना आप जनरली, मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या पता कंपनी कोई एग्रीमेंट तो बनाती हो, बिकॉज कंपनी ऐसे थोड़ी किसी को भी लोन दे देगी। तो आप पूछ सकते हो क्लाइंट से कि भाई आपने इस एम्प्लॉय को जो ये लोन दिया हुआ है, इसका एग्रीमेंट बनाया है नहीं बनाया। तो आप एग्रीमेंट ले सकते हो, एग्रीमेंट को देख सकते हो कि एग्रीमेंट के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन है या नहीं, एग्रीमेंट के हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही है नहीं। तो आई थिंक दिस ये एक वॉक थ्रू मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है एम्प्लॉय एडवांस से रिलेटेड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको कुछ इससे एडिशनल सीखने को मिला। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आपके कमेंट्स के थ्रू कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल, ऐसी अंडरस्टैंडिंग वीडियोज़ और लेकर आती रहूँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।